हेलो बच्चों, कैसे हो? आज अपन दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन का। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन का दूसरा लेक्चर 20 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम होगा। और आज पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आइए दूसरे लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो कंडीशन में बनता है। एक, जब रिसोर्स लिमिटेड है, जब रिसोर्स लिमिटेड है तब ये कर्व बनेगा। और एक तब बनेगा जब रिसोर्स अनलिमिटेड है, जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। थोड़ा शब्दों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो बनने वाला कर्व जे शेप का होगा। और जे शेप के कर्व को अपन जियोमेट्रिक कर्व के नाम से पुकारते हैं, या अपन एक्सपोनेंशियल कर्व के नाम से पुकारते हैं। और जब रिसोर्स लिमिटेड है तो बनने वाला कर्व एस शेप का होगा। और एस शेप वाले कर्व को अपन सिग्मॉइड कर्व के नाम से पुकारते हैं, या फिर लॉजिस्टिक कर्व के नाम से पुकारते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो कंडीशन में बनेगा। एक तब बनेगा जब रिसोर्स लिमिटेड है, बनने वाला कर्व जे शेप का होगा। और जे शेप के कर्व को जब रिसोर्स लिमिटेड है तो बनने वाला कर्व एस शेप का होगा। एस शेप के कर्व को अपन सिग्मॉइड कहते हैं या लॉजिस्टिक कहते हैं। और जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो बनने वाला कर्व जे शेप का होगा। और जे शेप के कर्व को अपन जियोमेट्रिक कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। थोड़ा दो पॉइंट को बेटा एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारी इस अर्थ पे कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, हमारी इस अर्थ पे कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो इसको हमेशा समय के लिए फॉलो कर ले। हमारी अर्थ पे कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो इसको जीवन भर के लिए फॉलो कर ले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फॉलो भी करती होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉलो करती होगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, इसको जीवन भर के लिए फॉलो कर ले ना, नहीं हो सकता ऐसा। अगर कर भी रही होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रही होगी। अभी ग्राफ आपको खुद समझाएगा, ठीक। तो आइए बेटा, सबसे पहले अपन ग्राफ वो बनाते हैं जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो बनने वाला ग्राफ किस शेप का है? जे शेप का। तो आओ एक बार देख लो बेटा, जे शेप का कर्व क्या है, क्या है जे शेप का ग्राफ, कैसे बनता है जे शेप का ग्राफ। और आज ग्राफ जे शेप का बनाया जा रहा है। और ये ग्राफ टाइम टी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी को प्लॉट किया जाएगा। और ये रहा जे शेप का ग्राफ, ये रहा जे शेप का ग्राफ। थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि जब भी कोई भी पॉपुलेशन किसी एरिया में पहली बार आती है, सुनना थोड़ा ध्यान से, जब कोई भी पॉपुलेशन किसी नए एरिया में पहली बार आती है, कोई भी पॉपुलेशन किसी नए एरिया में पहली बार आती है तो उसकी स्लो ग्रोथ हो रही है। और स्लो ग्रोथ को अपन लैग फेज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? लैग फेज के नाम से पुकारते हैं। और जब वो पॉपुलेशन अपने एरिया से पूरी तरीके से अडॉप्ट हो जाती है, पूरी तरीके से अडॉप्ट हो जाती है, तो फास्ट ग्रोथ हो रहा है। और फास्ट ग्रोथ को अपन लॉग फेज या फिर अपन एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से पुकारेंगे। मतलब कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ हो गया। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मान के चलिए, मैंने कहा कि बरसात स्टार्ट हुआ, बरसात के कीड़े आने चालू हुए, स्लो ग्रोथ। बरसात स्टार्ट हुआ, बरसात के कीड़े आने चालू हुए, स्लो ग्रोथ लैग फेज। बरसात पीक पे
कीड़ों का खाना पीक पे, उसका रिप्रोडक्शन पीक पे, उसका बायोटिक पोटेंशियल पीक पे, तो उसकी ग्रोथ भी एकदम पीक पे हो रही है, ग्रोथ गजब की ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी, कीड़ों का खाना कम हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन कम हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो इनकी ग्रोथ सडन डिक्रीज हो जाएगी। और सडन डिक्रीज को अपन क्रस्ट फेज के नाम से पुकारते हैं। अरे इसको अपन क्रस्ट फेज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन क्रस्ट फेज काउंट नहीं होता। और कहा था ना मैं आपसे कि दुनिया में कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है कि इसको लंबे समय के लिए फॉलो कर ले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहा है। और ये ग्राफ जिस इक्वेशन के थ्रू बनाया गया है वो इक्वेशन ये रहा, dn अपॉन dt इक्वल टू rn। इस इक्वेशन के थ्रू इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है, इस इक्वेशन के थ्रू इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है बच्चों। और यहाँ पे r जो है R का मतलब हमारे इकोलॉजी में बायोटिक पोटेंशियल होता है, बायोटिक पोटेंशियल। और बायोटिक पोटेंशियल का मतलब B माइनस डी का मतलब बर्थ माइनस डेथ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस R को डार्विन भी यूज किया करते थे। R को डार्विन ने कहा था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रिपीट करता हूं कि R को डार्विन ने क्या कहा था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ही R कहलाता है। इस लाइन का मतलब क्या है एक बार समझिएगा कि कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में यूनिट टाइम में कितने नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है, वही उसका R है। कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में यूनिट टाइम में कितने नए स्पीसीज प्रोड्यूस कर सकती है, वही उसका R है। अगर मैं आपको एग्जांपल से, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो मान के चलो रे बेटा कि मैंने कहा कि ये एक स्पीसीज है, जिसका नाम X है और इसको मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मिल गया, और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में, और आपको पता है ना मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इसको जीवन भर के लिए थोड़े मिला है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिला है। और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में ये स्पीसीज कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल बना सकती है, वही R है। मान के चलिए मैंने कहा कि इसने मैक्सिमम इंडिविजुअल 100 बनाया है, तो यही इसका R है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक, चलिए अगर इसी फॉर्मूले को मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो इंटीग्रल फॉर्म इसका क्या आएगा, nt इक्वल टू n नॉट ERT, ये रहा इसका इंटीग्रल फॉर्म। और आपको पता है कि जब आप केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते होंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला आता होगा, लेकिन वहां पे नेगेटिव है, कम हो रहा है, अरे यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़ रहा है ऐसा। ठीक, और यहाँ पे E का मतलब क्या है, E का मतलब है नेचुरल लॉग, या एनसीईआरटी लिखती है लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम E रिप्रेजेंट कहलाएगा। और ये जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी, जो ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, वो मैंने आपको बेटा समझा दिया। आइए अगला ग्राफ अपन बनाते हैं एस शेप का। और एक पॉइंट थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं हर स्पीसीज का R वैल्यू अलग अलग होगा, और मैं बार बार कह रहा था ना इसको लेके, अभी R को समझाया था मैंने कि कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में मैक्सिमम कितने न्यू इंडिविजुअल बना सकती है, वही उसका R है। मैक्सिमम की भी लिमिट है। एक ह्यूमन को अगर कह दो कि एक साल में तो कितना नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैक्सिमम एक ही होगा ना साहब। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम कितना होगा, एक ही होगा। तो R की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, कुछ R की वैल्यू है जो एनसीईआरटी बुक यहां पे लिखती है, R की वैल्यू। जैसे
अगर आर की वैल्यू इंडियन ह्यूमन की मैं बात करूं, इंडियन ह्यूमन की बात करूं तो यहाँ पे आर की वैल्यू है 0.0205। फ्लोर बीटल की मैं बात करूं, फ्लोर बीटल की मैं बात करूं तो इसकी आर की वैल्यू है 0.12। और अगर मैं एक और है, मेरे को थोड़ा मेरे दिमाग से उतर रहा है, उसका नाम क्या है, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा 1 मिनट मेरे को समय दीजिए। नॉर्वे रेट, कौन सा रेट, नॉर्वे, नॉर्वे रेट, इसकी आर की वैल्यू होती है 0.015। ये आपको आर की वैल्यू याद करनी, हर एक ऑर्गेनिज्म की आर की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक। चलिए अब जो जे शेप का कर्व था वो बन गया। अब अपन एस शेप का कर्व बनाते हैं। एस शेप का कर्व कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रहा एस शेप का कर्व, और एस शेप के कर्व के लिए बस वही फिर कंडीशन कि आज फिर टाइम टी को पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ प्लॉट किया जाएगा। और ये रहा एस शेप का कर्व, दिख रहा है आपको एस शेप का कर्व, ये रहा आपको एस शेप का कर्व। ये आइए आराम से स्टेटमेंट को देखिएगा। जब कोई भी पॉपुलेशन किसी एरिया में पहली बार आती है, स्लो ग्रोथ, और स्लो ग्रोथ उसका क्या कहलाता है बेटा, लैग फेज। अच्छा, लैग फेज का मतलब स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, ठीक। जब वो पॉपुलेशन उस एरिया में रहने लगती है और उस एरिया को धीरे धीरे एडॉप्ट करने लगती है तो डी कम होने लगता है, बी बढ़ने लगता है। रिपीट कर रहा हूं कि जब वो पॉपुलेशन उस एरिया में रहने लगती है, उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने लगती है, तो डी डेथ कम हो रहा है, बी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा देखिए यहां पे बेटा, ये रहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है। और जब वही पॉपुलेशन अपने एरिया से 100% एडॉप्ट हो जाती है तो बी सबसे ज्यादा, बी सबसे कम। अगर वही पॉपुलेशन अपने एरिया से बहुत अच्छे से एडॉप्ट हो जाती है तो बी सबसे ज्यादा, डी सबसे कम। अरे कम समय में ज्यादा ग्रोथ लैग फेज कहलाता है, कम समय में ज्यादा ग्रोथ लॉग फेज कहलाता है, या इसी को अपन एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। यहाँ पे बी सबसे ज्यादा है तो डी सबसे कम है। अगर रफ्तार यही रह गई, थोड़ा देखना, अगर रफ्तार यही रह गई तो रिसोर्स लिमिटेड हो जाएगा, और जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाएगा तो कंपटीशन भारी हो जाएगा, और जब भारी कंपटीशन होगा तो डी बढ़ जाएगा, बी कम हो जाएगा, डी डेथ बढ़ेगा, बी बर्थ कम हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर डी बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रह गया तो बी इक्वल टू डी हो जाएगा, बर्थ इक्वल टू डी मतलब डेथ हो जाएगा। और इसको अपन स्टेशनरी फेज के नाम से पुकारते हैं, स्टेशनरी, या इसको अपन ए सिम्टोट के नाम से पुकारते हैं, ए सिम्टोट के नाम से पुकारते हैं। आराम से सुनिएगा। जिस भी किसी एरिया में, जिस भी किसी पॉपुलेशन के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, जिस भी किसी एरिया में, जिस भी किसी पॉपुलेशन के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, वो पॉपुलेशन मैक्सिमम इतना बढ़ सकती है, इससे अधिक नहीं। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। जिस भी किसी एरिया में, जिस भी किसी पॉपुलेशन के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, वो पॉपुलेशन मैक्सिमम इतना बढ़ सकती है, इससे अधिक नहीं। ये उस एरिया का के है, ये उस एरिया का के है। के का मतलब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी,
मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। अरे एन ये मैक्सिमम बढ़ सकता है तो इतना, इससे अधिक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नहीं है फूड, नहीं है स्पेस, नहीं बढ़ने देंगे। आओ आपको इक्वेशन खुद समझा रही है, थोड़ा ध्यान से देखना। dn/dt इक्वल टू आर एन। ये तो अभी अभी मैंने एक्सपोनेंशियल के लिए लिखा था, लेकिन मैं आगे लिखता हूं k माइनस एन अपान के। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको छुपा लूंगा तो आप कहिएगा सर एक्सपोनेंशियल जाएगा, लेकिन जब मैं आपको दिखाता हूं k माइनस एन अपान के, एक समय के बाद रोकने आया है, और जो रोकने आया है वो यहाँ का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। जो एक समय के बाद रोकने आया है वो यहाँ का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि एक क्लासरूम की कैपेसिटी मैक्सिमम 300 बच्चों की है, मैक्सिमम 300 बच्चों की, उससे अधिक बच्चे वहां पे नहीं बैठ सकते, एक भी बच्चा उससे अधिक नहीं बैठ सकता। 300 बच्चे हैं, एसी काम करना बंद कर चुका है, गजब का सफोकेशन है, 300 बैठ सकते हैं, उससे अधिक नहीं बैठ सकता। एक बच्चा कहता है कि सर हमें भी पढ़ना है। हमने कहा नहीं बेटा जगह नहीं है। उसने कहा नहीं हमें पढ़ना है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा स्टूल लेके बैठ जाओ। जैसे ही क्लास चालू हुई, और क्लास अभी 5 मिनट ही चली थी, तब तक पीछे से इंफॉर्मेशन आता है एक बच्चा बेहोश हो गया। और जब पीछे से इंफॉर्मेशन आई कि एक बच्चा बेहोश हो गया तो एक को बाहर लेके जाना पड़ेगा। 301 हुए थे, 300 वापस हो गए। अरे कर दिया ना एनवायरमेंट कुछ ऐसा कि नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, नहीं है स्पेस, नहीं बढ़ सकते। उस लड़के की बेहोशी k माइनस एन अपन के है, एक समय के बाद रोकने आया है। अरे थोड़ा ध्यान से देखो रे बेटा, n जब k से ऊपर चला जाएगा, n जब k से ऊपर चला जाएगा तभी तो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, कोरोना जैसे महामारी आती है, और ये सब आके उसको बैलेंस करती है, बैलेंस करती है। तो थोड़ा एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा, हम क्यों चाहें कि n k से बढ़ के ऊपर हो जाए? अरे जब n k से बढ़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा तभी तो तूफान आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी। वही तो इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस है। इन्वायरमेंट खुद रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि नहीं है फूड, नहीं है स्पेस, नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ जाओगे तो वापस नीचे ला दिए जाओगे। वो उस एरिया का इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। तो कुछ बात जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। और हमारी एनसीईआरटी बुक जब आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन को बेटा पढ़िएगा तो वहां पे एक ही ग्राफ के अंदर दोनों को बना दिया गया है, एक ही सिस्टम को लेके दोनों ग्राफ को उसमें प्लॉट कर दिया गया है। तो मैंने आपको अलग अलग बेटा बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया, फिर किसी नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।